गुड मॉर्निंग क्लास 11। कैसे हो बच्चों? आई होप सबको सब समझ आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, अच्छी परसेंटेज लाने की पूरी कोशिश कर रहे होगे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ते हैं और आज हम थोड़ा दो टॉपिकों से शुरू करते हैं। बहुत इजी से है, थोड़ा इधर उधर से थोड़ा मतलब बेसिक सी बातें हैं। एक है स्टेट फंक्शन और एक है पाथ फंक्शन। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें थर्मोडायनेमिक की आगे के टर्म समझना है तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टेट फंक्शन जो होता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पाथ पे डिपेंड करती हैं, स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज स्टेट फंक्शन। और जो पाथ पे डिपेंड करती है उन्हें हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। कैसे? देखो, सपोज दैट, ध्यान से समझते हैं मेरी बात को, ये अर्थ है, समझ लो, अर्थ का ये लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, जमीन समझ लो इस टाइप से। अगर मुझे एक पत्थर को यहाँ से इस पॉइंट पे लेके जाना है, ठीक है, तो इसकी कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे mgh। आपको पता है कि अगर मान लो पत्थर का जो मास है वो m है, हाइट उसकी कितनी है, h है, ठीक है, ग्रेविटी तो सेम रहती है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी। समझ में आ रही बच्चों बात? अब सोच के देखो, अगर मैं इस पत्थर को ऐसे लेके जाता हूँ, यहाँ से घूमता हुआ, थोड़ा ऐसे उड़ता हुआ और फिर यहाँ पे लाता हूँ, तो इस पत्थर के इंटरनल एनर्जी तो वही होगी, बट मुझे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? पत्थर के पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो अब भी mgh होगी, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल, या पोटेंशियल एनर्जी समझ लो इस केस में, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी समझ सकते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल इस बात पे डिपेंड करती है कि कितनी ऊंचाई पे हूँ, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती किस पाथ से तुम मुझे लेके आए हो, कैसे। ठीक है, तो इस एग्जांपल से एक बात आपको पता चल सकती है कि जो वर्क है, जो मेरे द्वारा किया गया वर्क है, वो क्या है, पाथ फंक्शन है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। समझ में आई बच्चों बात? इसी तरीके से कल से हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, वर्क भी हमने पढ़ा और इंटरनल एनर्जी भी हमने पढ़ी। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है स्टेट फंक्शन होती है और वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है। एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान रखें जरा, एक बार जो लास्ट टाइम आपको मैंने बताई थी कि डेल्टा ई इक्वल टू, जिसको कुछ बुकों में डेल्टा यू भी बोलते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू हम निकाल देते हैं पी डेल्टा वी। तो हमने कुछ बातें बताई थी, कांस्टेंट प्रेशर पे निकली थी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा ई इक्वल टू होता है क्यू पी माइनस का पी डेल्टा वी। ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये पुरानी बातें रिवाइज करा रहा हूँ मैं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो डेल्टा वी होता है वो जीरो हो जाता है, तो डेल्टा ई जो होती है वो डायरेक्टली क्यू वी के इक्वल हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? आगे जो काम होने वाला है उसमें इस चीज़ों का यूज है, इसलिए मैंने एक बार तुम्हें फिर से रिवाइज करा दिया। ठीक है, एनर्जी मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी को हम मेजर नहीं कर सकते, बट चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक नया टर्म है एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी देखो क्या होता है। बेसिकली एंथैल्पी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एंथैल्पी को मैथमेटिकली अगर समझना है, ये भी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन, और इसे मैथमेटिकली अगर एक्सप्लेन करना है तो H इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस PV। तो इसे तुम ऐसे बोल सकते हो कि एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। Enthalpy is a thermodynamic state function which is equal to the sum of energy and the product of pressure and volume applied to the system। फिर वही बोल जाए, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, ठीक है, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी की तरह, जैसे हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट नहीं कर सकते वैसे ही हम एंथैल्पी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम चेंजेस इन एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर चेंजेस इन एंथैल्पी निकालना होगा तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है तभी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। डेल्टा वी का मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, उसी का मतलब डेल्टा वी है। तो इसको ध्यान रखें जरा। अब एक बात सोचो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने एक वैल्यू निकाली थी, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता था कांस्टेंट प्रेशर पे, क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। ध्यान है आपको? इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो तो डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी।
इससे ये कट जाएगा तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, क्यू पी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कहाँ इसका यूज है। आपको बेसिकली इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाता है क्यू वी, और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाता है क्यू पी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। अगर एंथैल्पी को डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन कर लेना कि एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनामिकल स्टेट फंक्शन विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अप्लाइड टू द सिस्टम। आओ आगे के टॉपिक पर चलते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा भाई। जिसको अच्छे समझना है पहले पुरानी वीडियो को एक दो बार और देख लें, जिसने नहीं देखी है वो देखे, जिसने देख लिया एक दो बार और समझ ले अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा थर्मोडायनामिक बहुत, ठीक है, बढ़िया से आ जाएगा आपको। अच्छा, अब हमारा देखो नेक्स्ट टॉपिक है मोलर हीट कैपेसिटी, या इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या होता है देखो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? सपोज दैट मेरे पे क्या है, मुझे क्या करना है, एक मोल मेरे पे कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। तो मेरी बात, एक मोल मेरे पे कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो मुझे उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो भी मुझे उसे एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इसको एक्सप्लेन अगर तुम कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हो, इफ वी वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस then we have to give some heat which is equal to the molar heat capacity। समझ में आ रही बात? मोलर हीट कैपेसिटी को जब हम मेजर करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं। वी यूज 2 टाइप्स ऑफ मेथड। We use 2 types of method to measure the molar heat कैपेसिटी। पहला मेथड क्या होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर, और ऐसी कंडीशन में हीट को हम बोलते हैं सीपी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोल सकते हो बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा तरीका क्या अपनाता है? हम अपनाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे बोलते हैं सीवी। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ लो बच्चों बात को। अब सपोज दैट मुझे सीपी फाइंड करना है, तो देखो सीपी क्या होगा, मेरे पे क्या है, मेरे पे एक, मैंने क्या बताया पहले समझ लो, ध्यान से इस बात को समझो। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है समझ में नहीं आया, बार बार सुनो, बार बार रिपीट कर लो, बार बार सुन लो। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? अगर मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो जो हीट मुझे उसे देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसको मेजर करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ध्यान दे देखो, फॉर्मूला भी इसमें हाथों हाथ बन जाएगा, थोड़ा समझोगे तो समझ में भी आएगा। मेरे पास n मोल का कोई सब्सटेंस है, वी हैव अ सब्सटेंस ऑफ n मोल। मेरे पास n मोल का कोई सब्सटेंस है और इसका टेम्परेचर मुझे डेल्टा T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, एंड वी हैव टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा हूं तो सीपी की वैल्यू क्या होगी? एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी की वैल्यू होगी क्यूपी, क्योंकि ऐसे में कांस्टेंट प्रेशर पे जो मैं हीट देता हूं उसे मैं क्यूपी बोलता हूं, अपॉन n नंबर ऑफ मोल और डेल्टा T। सिमिलरली
अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूं, तो CV इक्वल टू हो जाएगा QV अपॉन N डेल्टा T। CP और CV की वैल्यू मैंने दोनों आपको निकालनी सिखा दी, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे कितना होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना होगा, मोलर हीट कैपेसिटी ये। हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई CP और CP का डिफरेंस कितना होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ध्यान से इस बात को समझें, ठीक है। आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी सारी बातें। देखो डिफरेंस निकालना मुझे, तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV। आपको पता है CP को क्या बोलते हैं, CV को क्या बोलते हैं, लिख के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो CP माइनस CV क्या हो जाएगा, अभी मैंने CP की आपको वैल्यू बताई थी, होती है QP अपॉन N डेल्टा T, और CV की वैल्यू होती है QV अपॉन N डेल्टा T। इसमें 1 अपॉन N डेल्टा T हमने ले लिया कॉमन, अंदर बच गया QP माइनस QV। इतना समझ में आ रही, बेसिक सा मैथ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, QP और QV की वैल्यू रखनी है। अभी आज थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर कांस्टेंट प्रेशर है, तो डेल्टा H इक्वल टू QP होता है। वी नो दैट डेल्टा H इक्वल टू होता है QP और डेल्टा E इक्वल टू होता है QV। ये प्रूव करा रखा भी पहले आपको मैंने, फिर से देख सकते हैं आप, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा तो ये तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इनकी, तो CP माइनस CV हो जाएगा 1 अपॉन N डेल्टा T। QP कितना है, डेल्टा H, माइनस QV कितना है, डेल्टा E। QP की वैल्यू मैंने डेल्टा H रख दी और QV की वैल्यू मैंने डेल्टा E रख दी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा H आपको पता क्या होता है, बताओ जरा एक बार मेरे साथ, डेल्टा H क्या होता है बच्चों, डेल्टा H होता है, नाउ डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये भी मैंने अभी आपको प्रूव कराया। डेल्टा E को इस साइड ले जाओ, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू P डेल्टा V। इसको इक्वेशन 1 बना दो, और ये जो वैल्यू आई है डेल्टा H माइनस डेल्टा E इक्वल टू P डेल्टा V, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो CP माइनस CV हो जाएगा 1 अपॉन N डेल्टा T और P डेल्टा V। बस मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है, डेल्टा H माइनस डेल्टा E की वैल्यू P डेल्टा V मैंने वहां पर पुट कर दी है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब लाएंगे यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू होता है nRT, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही है और वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मैंने वॉल्यूम को चेंज कर दिया V प्लस डेल्टा V, और इधर साइड T को चेंज कर दिया T प्लस डेल्टा T। ओपन कर दो इसको, PV प्लस P डेल्टा V इक्वल टू nRT प्लस nR डेल्टा T। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अभी लास्ट में बताएंगे क्या है इसका मतलब। ध्यान से इसको समझते रहें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। पेपर में आने पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है भाई ये, और कंपटीशन एग्जामों में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, JEE मेन, नीट, सबके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब PV इक्वल टू तो nRT है, तो PV से nRT कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, P डेल्टा V इक्वल टू nR डेल्टा T। इसे इक्वेशन 2 बना दो और P डेल्टा V की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो CP माइनस CV हो जाएगा 1 अपॉन N डेल्टा T इंटू nR डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, N से N कैंसिल, CP माइनस CV इक्वल टू R।
इसे Cp माइनस Cv का जो डिफरेंस होता है वो गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। इसे मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिराइव द मेयर्स फॉर्मूला, या पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv। यानी कि यकीन मानो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, चाहे बोर्ड के पेपर हो, मतलब 11th क्लास के पेपर हो, बोर्ड में तो खैर 12th हो जाएगा, वहाँ तो कहीं आएगा, 11th क्लास के पेपर हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, नीट हो या जेईई हो, इस पर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से अपने क्लियर करें, दिमाग में फिट करें, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। कुछ अगर समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट करें, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या आपको फिर से समझानी है, उसको कमेंट कर दें, ठीक है।